वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का इफ्तिताह। इजलास आइंदा दहाई के लिए भारत के समुद्री शोबे के लिए एक लाए हमल पेश करेगा तस्वुर। भारत को आलमी समुद्री शोबे में आगे बढ़ने में मिलेगी मदद। 3 रोज़ा चोटी इजलास का डेनमार्क है शराकतदार मुल्क। भारत में कोविड-19 टीकाकारी का दूसरा मरहला जारी। अब तक 1,47,00,000 से ज्यादा लोगों को लगाया गया टीका। कोविन पोर्टल पर 25 लाख लोगों ने पीर को किया रजिस्ट्रेशन। 24.5 लाख लोगों को लगा टीका। मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने की नई दिल्ली में टोल प्लाजा की रियल टाइम निगरानी निजाम की शुरुआत। कहा टोल प्लाजा पर फास्टैग के नाफिज होने से इलेक्ट्रॉनिक टोल जमा करने में इस्लाह के साथ ही बढ़ी कारोबार में आसानी। पांच रियासतों में होने वाले असेंबली इंतखाबात में किसी भी तरह के बेज़ाब्तगी को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन ने आज मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान के साथ बुलाई मीटिंग। पैसे और ताकत के असर को रोकने पर होगी गुफ्तगू। आलमी सतह पर नए कोरोना मामलों की तादाद 7 हफ्ते में बढ़ी पहली बार। WHO के डायरेक्टर जनरल ने सभी मुल्कों से वबा से लड़ने के इक़दामात में ढील न देने की अपील। और फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को बदउनवानी के मामले में 3 साल की सजा। सरकोजी पर एक जज को मोनिको में आला ओहदे के लिए मदद करने का इल्जाम। सरकोजी ने खुद को बताया बेकसूर। नाजरीन आदाब, सुबह 9 बजे के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ मसरूर फैजी। और आइए अब हम खबरों पर तफसील के साथ नजर डालते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 का इफ्तिताह करेंगे। कॉन्फ्रेंस का ये दूसरा एडिशन ऑनलाइन होगा और इसमें 24 ममालिक शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए 56 मुल्कों को मदऊ किया गया है, जिनकी सरहदें समंदर से मुत्तसिल हैं। कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 20,000 मंदूबीन हिस्सा लेंगे। ये सरबराह इजलास आइंदा दहाई के लिए भारत के समुद्री शोबे के लिए एक लाए अमल का तस्वुर पेश करेगा और भारत को आलमी समुद्री शोबे में आगे बढ़ाने के लिए काम करेगा। कई मुल्कों के मारूफ मुकर्रिरीन के सरबराह इजलास में हिस्सा लेने और भारतीय समुद्री शोबे में मुमकिना तिजारती और सरमायाकारी के मौके तलाश करने का इम्कान है। 3 रोज़ा सरबराह इजलास के लिए डेनमार्क शराकतदार मुल्क है। और इस सिलसिले में मज़ीद तफसीलात लेकर हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे नुमाइंदे सुधाकर दास। सुधाकर, मैरीटाइम इंडिया समिट जो हो रहा है इसका ये दूसरा मरहला है, कितना कामयाब होगा, कितना मददगार साबित होगा ये समिट? खास करके अगर हम समुद्री रास्ते से भारत की तिजारत की बात की जाए तो कितना कामयाब होगा उसमें? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक तरह से कहे तो सिर्फ तिजारत की बात नहीं है। भारत की जो क्षमता है समुद्री जो एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर समुद्री एक तरह से शिप बिल्डिंग की बात हो, शिप रिसाइकलिंग की बात हो, मैरीटाइम सेक्टर के जो और भी कंपोनेंट्स होते हैं और उन तमाम कंपोनेंट्स की बात करें तो भारत में अपार क्षमता है। और मशहूर हमको पता है कि भारत का कोस्ट लाइन जो है करीब 7500 किलोमीटर है, 7500 किलोमीटर से ज्यादा है। और ऐसे में प्रचुर संभावनाएं हैं। सिर्फ बड़े बंदरगाहों की बात नहीं है, नए बंदरगाह बनाने की अपॉर्चुनिटी यहाँ, जो पहले से मौजूद बंदरगाह हैं उनके मॉडर्नाइजेशन की अपॉर्चुनिटी है। तो यहाँ एक तरह से दुनिया के शिपिंग इंडस्ट्री के हब के तौर पर भी भारत उभर रहा है। और लेकिन निश्चित तौर पर एक जो मकसद है, क्योंकि समुद्री रास्ते से व्यापार उसका खर्च काफी कम आता है, तो उसका जो लॉजिस्टिक्स का खर्च है वो कम से कम किया जा सके ताकि निर्यात सस्ता हो सके भारत की तरफ से। उस मकसद के लिहाज से और भारत के तटीय क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिहाज से ये काफी महत्वपूर्ण सम्मेलन है। हम जानते हैं कि बीते 5-6 वर्षों में कोस्ट लाइन डेवलपमेंट पर
बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है और उस सिलसिले में ये सम्मेलन काफी अहम साबित होगा। हम जानते हैं 24 देशों के लोग इसमें शिरकत कर रहे हैं। डेनमार्क जो है वो भागीदार देश है इसमें। 20,000 से ज्यादा लोग सीधे जो यहाँ एक तरह से कॉन्फ्रेंस होगा, अलग अलग विषयों पे जो सत्र आयोजित होंगे उसमें शिरकत करेंगे। तो 7 लाख जी लोगों ने इस सम्मेलन को सुनने के लिए अलग से रजिस्ट्रेशन कराया है। जी अब समझ सकते हैं कि कितनी भारी तादाद है और कितना ज्यादा वैश्विक स्तर पर इंटरेस्ट है भारत के इस सेक्टर को लेकर। हमें जानकारी ये भी मिली है कि करीब 10,000 करोड़ रुपए के एमओयूज अब तक साइन हो चुके हैं। विदेशी निवेशक जो भारत के पोर्ट में निवेश करना चाहते हैं उनके उसको लेकर कई राज्यों के साथ भी उन्होंने हस्ताक्षर किए एमओयूज को। करीब सम्मेलन अंत होते होते 25,000 करोड़ रुपए के एमओयू साइन होंगे। तो एक बड़ा निवेश भी इस सम्मेलन के जरिए आ रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी की ये जो एक पहल है पोर्ट लेड डेवलपमेंट की, इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा देने की, पोर्ट्स के आसपास जो औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की, उसमें एक अहम रोल इस सम्मेलन का भी रहेगा। तो उस लिहाज से जी कह सकते हैं पीएम मोदी का आज का संबोधन काफी अहम रहने वाला है। जी बिल्कुल। जैसा कि पीएम मोदी इस समय इसका जो है इस इजलास की वो इफ्तिताह भी करेंगे, इसकी शुरुआत भी करेंगे और वज़ीर आज़म जब शुरुआत करेंगे तो मैरीटाइम इंडिया समिट में इस मौके पर वो खिताब भी करेंगे। तो क्या अहम मौज़ूआत होंगे जिसको वज़ीर आज़म पीएम जो है उसको मुखातब करेंगे, उसको जो है पीएम कोट कर सकते हैं? देखिए बहुत महत्वपूर्ण है। सम्मेलन का उद्घाटन पीएम मोदी कर रहे हैं। और अगर शिपिंग इंडस्ट्री की बात की जाए, मैरीटाइम सेक्टर की बात की जाए तो 3-4 अहम चीजें। सबसे पहला टारगेट तो ये है कि जो पोर्ट्स हैं एक तो उनका मॉडर्नाइजेशन किया जाए, बिग डाटा एनालिटिक्स की बात हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो, जो अत्याधुनिक चीजें हैं उसको शामिल किया जाए पोर्ट्स पे। पोर्ट्स का विस्तार हो सके तो नए पोर्ट्स डेवलप किए जाए। दूसरा एक अहम टारगेट है कि जो शिप बनाने की या फिर कंटेनर के निर्माण की क्षमता देश में विकसित की जाए। तो ड्रेजिंग के लिए जो मशीनें आती हैं उनका उत्पादन देश के भीतर ही किया जाए। और इसके साथ साथ ही शिप रिसाइकलिंग की भी बात है। तो ये इसमें एक अहम योगदान देश का हो सकता है। तीसरा एक अहम चीज है कि पोर्ट्स के आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जी हम जानते हैं कि सागरमाला प्रोजेक्ट भारत की तरफ से लॉन्च किया गया है, मोदी सरकार की तरफ से। और उसमें अगले कुछ वर्षों में 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश का अनुमान है और इसके जरिए पोर्ट्स और उसके आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की योजना है। इसके साथ साथ एक और अहम टारगेट है जी कि पोर्ट्स के आसपास जो इंडस्ट्रियल हब बनाए जाए जिसमें रोजगार को और उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके। तो जी इन बिल्कुल तमाम मकसदों को लेकर ये बैठक हो रही है। और हम जानते हैं इसमें चाहे पॉलिसी मेकर्स हो, गवर्नमेंट हो, बिजनेस हाउसेस हो, पोर्ट्स या फिर मैरीटाइम इंडस्ट्री से जुड़े हुए दुनिया भर के विशेषज्ञ हो, उसमें काम करने वाले लोग हो, वो शिरकत जी कर रहे हैं, बिल्कुल लीडर्स शिरकत कर रहे हैं। तो उस लिहाज से कह सकते हैं कि ये जो एक्सचेंज होगा आने वाले समय में मैरीटाइम इंडस्ट्री को लेकर भारत के जो लक्ष्य हैं, भारत को जी आत्मनिर्भर बनाने में जो इसका योगदान हो सकता है, उस टारगेट को पूरा करने में बिल्कुल मददगार बिल्कुल साबित जी जी मशहूर। जी बिल्कुल। जैसा कि आपने कहा कि समुद्री रास्ते से भारत में जो है नकलो हमल का बहुत बड़ा कारोबार होता है, बाहर मुल्कों से सामान आते हैं, यहाँ से बाहर मुल्क जाते हैं, तो समुद्री रास्ते से लाना ले जाना नकलो हमल बहुत आसान सस्ता होता है। तो इस वजह से भी ये समिट बहुत ही अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और वज़ीर आज़म इससे समिट का जब इफ्तिताह करेंगे तो जाहिर सी बात है दुनिया को एक मैसेज भी जाएगा। और वज़ीर आज़म का जो ख़ास जोर रहा है आत्मनिर्भर बनाने की बात की है, उसके में भी ये एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर दास आपका तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। टीकाकरी के दूसरे मरहले के तई लोगों में भारी जोश नज़र आ रहा है। इसके गवाह हैं कल शाम 7 बजे आए आदादोशुमार। मुल्क भर में कल शाम 7 बजे तक 4,27,000 लोगों को कोरोना का टीका दिया गया है। इनमें 3,25,485 को पहली खुराक जबकि 1,01,587 लोगों को दूसरी खुराक दी गई। इनमें 60 साल से ऊपर के 1,28,630 लोगों को टीका लगाया गया। 45 से ऊपर के दीगर बीमारी से मुतासरा 18,850 लोगों को टीका लगाया गया है। 25,656 हेल्थ केयर वर्करों को पहली खुराक दी गई है। 60 साल से ऊपर के 1,28,630 लोगों को टीका लगाया गया है और
45 से ऊपर के दीगर बीमारी से मुतासरा 18,850 अफराद को टीका लगाया गया है। वहीं 25,656 हेल्थ केयर वर्करों को पहली खुराक भी दी गई है। तो 1,01,587 हेल्थ केयर वर्करों को दूसरी खुराक दी गई है। टीकाकारी का ये दूसरा मरहला, जिसमें 1,52,349 फ्रंटलाइन वर्करों को पहली खुराक दी गई है। मुल्क में अब तक 1,47,00,000 से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। तो दूसरा मरहला जो है टीकाकारी का, ये बहुत ही कामयाब हो रहा है। हम बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और ख़बर जम्मू कश्मीर से मुतालिक है। जम्मू कश्मीर के कठुआ में तिब्बी एहलकारों और फ्रंटलाइन वर्करों के बाद अब ज़िले में सीनियर शहरियों को भी कोरोना का टीका लगाने की शुरुआत पीर से कर दी गई है। इसके सबब पहले दिन 77 शहरियों को टीका लगाया गया। सीनियर शहरियों को इसके लिए पहले से रजिस्ट्रेशन कराने की कार्रवाई पूरी करने के बजाय मौके पर आधार कार्ड देखकर टीका लगाया जा रहा है। जो कोरोना के खिलाफ ये जंग लड़ी जा रही है, उसमें भी हमारी भागीदारी होगी। इससे बड़ा अच्छा सहयोग हम और क्या दे सकते हैं। गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड द थर्ड फेज। उसमें हमारे जो 60 ईयर से ऊपर हैं या जिनको 45 और 60 के बीच में है लेकिन कोई बीमारी है, कोमॉर्बिडिटी है, उनको आज से हम शुरू कर रहे हैं। सबको टीका लगवाना चाहिए ताकि कोरोना को हम अपने देश से भगा सकें। इंजेक्शन आज लग रहे हैं वैक्सीनेशन के, तो सभी लोगों ने लगवाने चाहिए और सभी लोगों के लिए ज़रूरी है। हमारे यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन हमारे 4,876 हेल्थ केयर वर्कर्स थे। उनमें से हमने 3,532 लोगों को वैक्सीन फर्स्ट डोज दे दी थी। इलेक्शन कमीशन ने आज मरकज के जेर इंतजाम इलाका पुडुचेरी, आसाम, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और केरल के मुजव्वजा असम्बली इंतखाबात में किसी भी तरह की बेज़ाब्तगी को रोकने के लिए मुल्क के मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों के साथ मीटिंग तलब की है। मीटिंग में महसूलात के सेक्रेटरी, CBDT के चेयरमैन, CBI के सरबराह और डायरेक्टर FIU इंडिया शामिल होंगे। इस मीटिंग का मकसद इंतखाबात में मशकूक और गैर कानूनी नकदी के ख़तरनाक असरात, शराब, मनशियात और मुफ्त की चीज़ें तकसीम करने के अमल को रोकने और हर मुमकिना सूरत हाल का मुकाबला करने की हिकमत अमली तैयार करना है। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में सभी टोल प्लाजाओं के रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम की शुरुआत की। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए गडकरी ने कहा कि टोल प्लाजाओं पर फास्ट टैग के निफाज से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से टोल की वसूलियाबी में बेहतरी आई है और इससे कारोबार में सहूलत हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि इससे वक्त और ईंधन की भी बचत हुई है। हुकूमत ने 15 फरवरी की रात से फास्ट टैग को लाजमी कर दिया था और मुल्क भर के सभी इलेक्ट्रॉनिक टोल प्लाजाओं पर बिना फास्टैग वाली गाड़ियों से दोगुना चार्ज लिया जाएगा। गडकरी ने कहा कि सरकार 2025 तक मुल्क में सड़क हादसों की तादाद को कम किए जाने पर काम कर रही है। कौमी शाहराहों की तामीर के बारे में इजहार ख्याल करते हुए गडकरी ने कहा कि इस माली साल के 11 महीनों में 11,000 किलोमीटर से ज्यादा की कौमी शाहराहों की तामीर की गई है और यौमिया सड़क तामीर का काम 33 किलोमीटर तक पहुंच गया है। कोई भी टोल नाके का नाम लो, उसका अभी क्या वेटिंग पीरियड है आप देख सकेंगे और उसके पहले 10 दिन पहले कौन से समय क्या था ये भी पता चल जाएगा। तो ओवरऑल ये भी हुआ, इसमें न्यू टेक्नोलॉजी जो है, जो प्रधानमंत्री जी आग्रह करते थे कि टेक्नोलॉजी को मैक्सिमम आप अडॉप्ट करो और डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके ईज ऑफ बिजनेस को इम्प्रूव करना। तो ये हमारा हुआ है। अभी मैंने एक प्रेजेंटेशन बीच में देखा था और हम उसमें काम कर रहे हैं कि GPS रहेगा हर गाड़ी में और सैटेलाइट से लिंक होगा ऊपर से, और टोल नाके रहेंगे नहीं। आप वो पाइप पर ऐसे कैमरे लगे रहेंगे और एंट्री करने के बाद वहाँ से रजिस्टर होगा, जहाँ से निकलोगे वहाँ से उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट से निकलेगा। कोई रोकेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं, कोई टोकेगा नहीं। कांग्रेस लीडर आनंद शर्मा ने पार्टी को सेकुलरिज्म के सवाल पर घेरा है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ISF और ऐसी दिगर जमातों के साथ कांग्रेस का इत्तेहाद पार्टी के बुनियादी नजरिए गांधी और नेहरू के सेकुलरिज्म के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की रूह है। इन उमूर पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी में बहस होनी चाहिए। उन्होंने अपने ट्वीट में मजीद लिखा है कि फिरका परस्ती के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस सिलेक्टिव नहीं हो सकती। हमें हर फिरका परस्ती की हर शक्ल से लड़ना है। मगरबी बंगाल रियासती कांग्रेस सदर की मौजूदगी और हिमायत शर्मनाक है। उन्हें अपना मौक़िफ़ वाज़े करना चाहिए।
उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में एक दर्दनाक हादसा पेश आया है। हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रॉला बेकाबू होकर पलट गया, जिससे ट्रॉला में सवार 22 लोग इसके नीचे दब गए। इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। सभी जख्मी हमीरपुर जिले के वरनाव, कलोली और तीरगांव के रहने वाले हैं। ये सभी ट्रॉला पर बैठकर मजदूरी के काम के लिए इटावा सिरसागंज जा रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी जख्मियों को सीएचसी पखराया में दाखिल कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। एक कोयले लदी ट्रक जो इटावा की तरफ जा रही थी, उस पे 22 मजदूर इटावा ही जा रहे थे, तो ट्रक पलट गई थी और ट्रक कोयले से भरी थी। तो जो मजदूर उसके ऊपर सवारी थे वो उस कोयले के नीचे आ गए थे और सूचना पर पुलिस बल द्वारा जो है रेस्क्यू किया गया, जिसमें और लोगों को तो बचा लिया गया, लेकिन इसमें 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। इन 6 लोगों में 2 महिला, 1 पुरुष और 3 बच्चे हैं। इसके अलावा 8 लोगों को जो जिला अस्पताल रेफर किया गया है, उनका भी इलाज चल रहा है। ड्राइवर गाना बजा रहा था, पीछे मतलब उसका साउंड रखा था, तो अंदर छोड़ के पीछे मतलब वो गाना बजा रहा था। एक बार मना कर दिया, फिर दोबारा बजाने लगा। मतलब हमारी नानी थी तो वो कही ये हमको पसंद नहीं है, तो हमने कहा कि क्यों बजा रहे हो, तो कहते हम बजाएंगे तो कौन दिक्कत नहीं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मामलात की कुल तादाद 11 करोड़ के पार पहुंच गई है, जबकि 25,49,000 से ज़्यादा लोग इससे अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक 9 करोड़ 6,72,000 लोग सेहतयाब हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 93,10,000 मामलात और 5,27,000 अमवात के साथ अमरीका सबसे ज़्यादा मुतासिर मुल्क है। वहीं ब्राज़ील में अब तक 10 करोड़ 58 लाख मामले हैं, तो वहीं 2,55,000 अमवात की तस्दीक हुई है। मैक्सिको की बात करें तो अब तक 2 करोड़ 8 लाख मामला सामने आए हैं और 1,85,000 अमवात हो चुकी हैं। आलमी सेहत तंजीम ने कहा है कि आलमी सतह पर नए कोरोना वायरस इन्फेक्शन की तादाद 7 हफ्ते में पहली बार बढ़ी है। WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एडनोम घेब्रेयेसस ने कहा कि मामलात में इजाफा मायूस कुन है, लेकिन हैरत अंगेज नहीं। डायरेक्टर जनरल ने ममालिक से वबा से लड़ने की तदाबीर में नरमी न बरतने की अपील की। उन्होंने कहा कि ममालिक को टीकाकारी प्रोग्रामों पर पूरी तरह भरोसा करना और दीगर तदाबीर को तर्क कर देना बहुत जल्दबाजी होगी। डायरेक्टर जनरल ने कहा कि अगर ममालिक सिर्फ टीकों पर भरोसा करते हैं तो वो गलती कर रहे हैं। सेहत आम्मा की बुनियादी तदाबीर अब भी वबा के खिलाफ जंग में बुनियादी अहमियत की हामिल हैं। In the past week, the number of reported cases of COVID-19 increased for the first time in 7 weeks. You remember that I reported the virus was on a decline for consecutive 6 weeks. But first time in 7 weeks, we have a COVID increase. Reported cases increased in 4 of WHO's 6 regions: the Americas, Europe, Southeast Asia and the Eastern Mediterranean. फ्रांस में पेरिस की एक अदालत ने फ्रांस के साबिक सदर निकोलस सरकोजी को बदउनवानी का मुजरिम गर्दानते हुए 3 साल कैद की सज़ा सुनाई है। उनमें से 2 साल की सज़ा मुअत्तल रहेगी। अदालत ने कहा है कि सरकोजी घर पर हिरासत में रखे जाने की दरख्वास्त कर सकते हैं। उन्हें इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक ब्रेसलेट पहनना होगा। इस मुकदमे में सरकोजी के शरीक मुलजिम, उनके वकील और देरीना दोस्त 65 साला थेरी पीटरसोग और रिटायर्ड मजिस्ट्रेट 74 साला गैल्बियर अजप्रेत को कसूरवार पाया गया है और सरकोजी की बराबर ही उनको सज़ा दी गई है। अदालत ने जुर्म को संगीन करार देते हुए कहा कि वो एक साबिक सदर के जरिए किया गया, जिन्होंने अपनी हैसियत का इस्तेमाल मजिस्ट्रेट को बचाने के लिए किया, जिसमें उनके निजी मफादात को फ़ायदा पहुँचाया था। बदउनवानी का ये मुकदमा फरवरी 2014 में एक टेलीफोनिक बातचीत पर मरकूज था। उस वक्त जांच कर रहे जज ने 2007 के सदारती इंतखाबात की मुहिम के लिए पैसा जमा करने पर जांच शुरू की थी। हांगकांग के मसले पर बयान जारी करते हुए अमेरिका ने चीन से कहा है कि गिरफ्तार किए गए सभी कारकुनान को
चीन को फौरन रिहा करना चाहिए करे। अमरीकी वजारत खारजा ने बयान जारी करते हुए कहा कि हम बैनुल अक़वामी बिरादरी के तहत बीजिंग और हांगकांग अथॉरिटी से अपील करते हैं कि वो हांगकांग में गिरफ्तार किए गए सभी हुकूक इंसानी कारकुनान और डेमोक्रेटिक लीडरों को फौरन जेल से रिहा करे। अमेरिका ने बयान जारी करते हुए कहा कि चीन के कौमी सलामती कानून से एक बार फिर साबित होता है कि चीन लोगों के बोलने की आज़ादी का गला घोंट रहा है और हांगकांग के हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहा है। अमेरिका ने म्यांमार के फौजी हुक्मरानों को इंतबाह दिया है कि अगर मुल्क के हिफाजती दस्ते निहत्थे लोगों को मारने का सिलसिला जारी रखेंगे और सहाफ़ियों और कारकुनों पर हमला जारी रखेंगे तो वो मजीद कार्रवाई करेगा। अमरीकी वजारत खारजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने कहा कि अमेरिका की जानिब से मजीद इक़दामात किए जाएंगे अगर बर्मी फ़ौज ने जमहूरी तौर पर मुंतखब की गई हुकूमत को बहाल करने से इनकार किया। दरियासना अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि मार्च में वाशिंगटन की अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की सदारत का इस्तेमाल म्यांमार पर ज़्यादा गहरे गौर व फिक्र के लिए किया जाएगा। इससे कबल म्यांमार की माजूल सदर लीडर आंग सान सू की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के सामने पेश हुई। 1 फरवरी के फौजी तख्ता पलट के बाद वो पहली मरतबा दिखाई दी। इस दौरान म्यांमार में गुस्से की कैफियत जारी रही और पीर के रोज़ तख्ता पलट के खिलाफ मुजाहरे के दौरान पुलिस के साथ झड़प में मजमूई तौर पर 18 मुजाहिरीन मारे गए। म्यांमार की मुंतखब सोलिन हुकूमत का 1 फरवरी को फौज में तख्ता पलट कर दिया था और म्यांमार की लीडर सूची, सदर विन मिंट और नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी के लीडरों को गिरफ्तार कर लिया था। फिल्म और टेलीविज़न की दुनिया की बावकार 78वीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड की तकरीब का इनेकाद किया गया। लॉस एंजलिस और न्यूयॉर्क से ताल्लुक़ रखने वाली एमी पोलर और टीना फी ने वर्चुअल अंदाज में इसकी मेज़बानी की। इस बार अवार्ड की तकरीब कोरोना की वबा की वजह से वर्चुअल अंदाज में मुनक़िद हुई। इन अवार्ड्स के लिए नामजदगी का ऐलान 3 फरवरी को किया गया था। इसके तहत 2020 और 21 के अवाइल में आई फिल्मों और टीवी प्रोग्रामों और उनके अदाकारों को एजाज़ से नवाजा गया। नॉमडलैंड और बोर्ट सब्सिक्वेंट मूवी फिल्म को बेहतरीन मोशन पिक्चर करार दिया गया है। एंड्रॉयडे को मोशन पिक्चर में बेहतरीन अदाकारा के तौर पर मुंतखब किया गया है। बरतानिया की एंड्री मरे ने रोटरडेम ओपन में जीत के साथ अपने सफ़र की शुरुआत की है। मरे ने पहले दौर के मुकाबले में नीदरलैंड्स के रॉबिन हॉस को 3 सेट तक चले मुकाबले में 2-6, 7-6, 6-3 से शिकस्त दी। मरे को इस मुकाबले को जीतने में 2 घंटे 29 मिनट का वक्त लगा। वहीं टूर सतह पर यह उनकी पिछले साल यूएस ओपन के बाद से पहली जीत रही है। स्पेनिश ला लीगा में रियल मैड्रिड और रियल सोसिएदाद के दरमियान खेला गया मुकाबला 1-1 से बराबर रहा। इस मुकाबले के पहले हाफ में मैड्रिड का जोरदार खेल देखने को मिला और टीम ने जारे खेल दिखाते हुए सोसिएदाद के डिफेंस को तोड़ने की कई बार कोशिश की। मैच के दूसरे हाफ के 55वें मिनट में रियल सोसिएदाद की तरफ से गोल देखने को मिला। बहरहाल खेल खत्म होने से थोड़ी देर कबल रियल मैड्रिड ने भी बराबरी का गोल दागने में कामयाबी हासिल की। रियल की तरफ से ये गोल वेनिशियस जूनियर ने किया, जिनका रियल मैड्रिड की तरफ से ये 100वां मुकाबला भी रहा। इस ड्रॉ के बाद रियल मैड्रिड का सभी तरह के टूर्नामेंट में 5 मैच से चला आ रहा जीत का सफर थम गया। इंग्लैंड ने अपने साबिक कप्तान मार्कस ट्रेस्कॉथिक को टीम के बल्लेबाजी का कोच मुकर्रर किया है। इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इस बात की जानकारी दी। वहीं जॉन लुइस और जितिन पटेल को तेज और स्पिन गेंदबाजों का कोच मुकर्रर किया गया है। ट्रेस्कॉथिक मार्च में टीम के साथ जुड़ेंगे। साबिक इंग्लिश बल्लेबाज ने 6 साल के बैनुल अक़वामी कैरियर के दौरान इंग्लैंड के लिए कुल 10,000 रन बनाए हैं। और नाज़रीन, अब पेश है दिल्ली से शाये उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। अखबारात के जायजे में आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं रोज़नामा इनकलाब पर। रोज़नामा इनकलाब की जो अहम सुर्खी है वो
कोविड-19 टीकाकारी मुहिम से मुतालिक है। मुल्क गिर सतह पर कोरोना टीकाकारी की मुहिम के दूसरे दौर का आगाज वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने भी लगवाया टीका। मरकजी वज़रा और अरकान पार्लियामेंट को भी टीका लगवाने की हिदायत। और इसमें जो है ख़ास करके 60 साल से ज़्यादा उम्र वालों को टीका लगाने की ये मुहिम का आगाज़ हुआ है। इस मुहिम के तहत टीकाकारी के दूसरे दौर में करीब 10 करोड़ लोगों को टीका लगना है। रोजनामा इनकलाब की एक और खबर की बात करें तो 1 साल बाद यूपी के प्राइमरी स्कूलों में लौटी रौनक। दर्जा अव्वल था पंजुम, 11 माह इस दिन के बाद जो है उसकी क्लासें शुरू हुई है। 50% तादाद और कोरोना प्रोटोकॉल पर अमल करते हुए बच्चों को स्कूल में दाखिल होने दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अहम खबरों की बात करें तो जो सफ़े अव्वल की सुर्खी है वो 12वीं के इम्तिहान से मुतालिक है। 12वीं के इम्तिहान में 8 अप्रैल और 10वीं का इम्तिहान जो है वो 5 मई को होगा। अखबार ने लिखा है कि काउंसिल फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेशन एग्जामिनेशन यानी CISE ने इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने जो है बोर्ड इम्तिहानात के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया। 12वीं जमात के बोर्ड के इम्तिहान 8 अप्रैल जबकि 10वीं के इम्तिहान जो है 5 मई को शुरू होंगे। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की अगर आलमी खबरों की बात करें तो आलमी सफ़े की जो सुर्खी लगाई गई है वो म्यांमार से मुतालिक है। फौजी बगावत के बाद सूकी की पहली पेशी, 2 नए इल्ज़ामात का उनको सामना। सिक्योरिटी फोर्सेस के मुजाहिरीन के खिलाफ जारहियत, अमरीका म्यांमार के खिलाफ आयद कर सकता है मजीद पाबंदियाँ। आगे बढ़ते हैं। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस की अहम खबरों की बात करें तो जो सफ़े अव्वल पे अहम सुर्खी लगाई गई है वो है वज़ीर आज़म के खिताब से मुतालिक है। ज़राअत में निजी शोबे को तहक़ीक़ और तरक्की में ज़्यादा से ज़्यादा किरदार अदा करना चाहिए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ज़राअत में तहक़ीक़ और तरक्की के लिए निजी शोबे में ज़्यादा से ज़्यादा शराकत दारी की ज़रूरत पर जोर दिया। और वज़ीर आज़म ने कहा कि ज़राअत किसान बहबूद से मुतालिक बजट की फराहमी के मुअस्सिर निफाज के बारे में मुनक़िदा सेमिनार से उन्होंने खिताब करते हुए ये बातें कही हैं कि निजी शोबे पर एतमाद बढ़ने का से काश्तकारों के एतमाद में भी इजाफा होगा। इसी अखबार की एक और ख़बर है। मुल्क में जम्मू कश्मीर को जो है तालीम पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाली हुकूमत है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बयान को अखबार ने शाये किया है और जम्मू कश्मीर तालीम पर सबसे ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो नाज़रीन, ये था दिल्ली से शाये उर्दू के अखबारात का मुख्तसर सा जायज़ा और बुलेटिन में वक्त हो गया है आपसे फ़िलहाल इजाज़त लेने का, तो इजाज़त दें। आदाब।